अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डील विद द ओपरान कंसेप्ट एंड उसमें हम लैक ओपरान पढ़ेंगे। ओपरान क्या है? इट इज सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। इसमें टू कंट्रोलिंग एलिमेंट्स प्रमोटर एंड ऑपरेटर होता है विच आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। पहली बात, इस ओपरान के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। ये जो ओपरान है, ओपरान जो है ये एक सेट ऑफ जीन्स होता है। ये जीनस का एक सेट होता है या एक जेनेटिक यूनिट होता है। इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए को ट्रांसलेशन होती है और वो वहां पर प्रोटीन प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोटीन कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो अगर मैं यहां पर ई कोले का जेनेटिक मटेरियल लूंगा, सपोज ये ई कोले का जेनेटिक मटेरियल है, यहां से लेकर यहां तक मैं एक ओपरान मानूंगा। ये एक ओपरान है, ये एक ओपरान है। इसको मैं यहां पर ड्रा करता हूं, यहां पर मैं ड्रा करता हूं। तो इसमें मुझे क्या मिलेंगे? शाबाश, इसमें मिलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स ए, बी एंड सी। ये जरूरी नहीं है कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इसके बाद ऑपरेटर, इसके बाद प्रमोटर। These are two elements associated with this operon. These 3 structural genes they form mRNA. mRNA के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। फर्स्ट दे अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। mRNA बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस mRNA से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन विच आर कोडिंग सीक्वेंसेस एंड these two are non-coding sequences. Non-coding sequences, they do not form any mRNA. They do not form any mRNA. इस प्रमोटर के यहां पर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन, और रेगुलेटर जीन के यहां पर होता है प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। तो पहले हम इस प्रमोटर की बात करते हैं। इस प्रमोटर पर एमआरएनए आके बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड हो जाएगा तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और यहां से पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां से एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगा जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। अब ये रेगुलेटर मैंने यहां पे लिखा और प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर लिखा बेटा। तो ये रेगुलेटर क्या है? ये रेगुलेटर सिंपली इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेशन करता है। ठीक है, रेगुलेटर जो है ये एक्ट एज ये क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कब उसको कराना है, कब उसको नहीं कराना है। तो दैट इज नोन एज रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जो है ये यहां पर दिखाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कब करनी है, कब नहीं करनी है, कब एक बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, कब एक बॉडी को प्रोटीन की जरूरत नहीं है। नाउ हम अब ओपरान को इलॉबरेट पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैक ओपरान। हम लैक ओपरान पढ़ेंगे। लैक ओपरान होता क्या है? ठीक है, तो लैक ओपरान अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है। लैक ओपरान, तो ओपरान आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम लैक ओपरान देखेंगे। लैक ओपरान होता क्या है? देखो बेटे, पहले इसका नाम क्यों पड़ा है लैक ओपरान? लैक क्यों वर्ड पड़ा है? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। एसोसिएटेड विथ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म
लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये किससे एसोसिएट है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से, इसलिए इसका नाम पड़ा है लैकोप्रान। इसलिए इसका नाम पड़ा है लैकोप्रान। इसका कंसेप्ट जो दिया है, कंसेप्ट वाज गिवन बाय, कंसेप्ट दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने, जैकब एंड मोनार्ड, इन्होंने इसका कंसेप्ट दे दिया लैकोप्रान। जब वो किस पे काम कर रहे थे बेटा? वर्किंग ऑन किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था? वर्किंग ऑन एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई पे काम कर रहे थे। ई कोलाई पे काम करने के बाद उन्होंने लैकोप्रान का कंसेप्ट दे दिया। ठीक, देखो बेटे, मैं आपको यहां पे बता दूंगा जीन्स, जीन्स का क्या काम होता है। जीन्स जो होते हैं, दीज आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। और अगर हम देखेंगे ये जीन्स क्या करते हैं, इस जेनेटिक मटेरियल में जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में अगर ये डीएनए है तो यहां से जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए बनता है, एमआरएनए। वो एमआरएनए बाद में अंडरगोस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, तो वहां से प्रोटीन आता है या पॉलीपेप्टाइड चेन आती है। ठीक है, तो ये जीन का काम है और वो प्रोटीन को एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है उसके बाद। ठीक, अब हमारे बॉडी में दो किस्म के जीन्स होते हैं, हमारी बॉडी में दो किस्म के जीन्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो किस्म के जीन होते हैं। वन आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, and number second it is regulated genes, regulated genes। दो किस्म के जीन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड सेकंड इज रेगुलेटेड जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होते हैं? विच फंक्शन ऑल टाइम। मैं आपको अभी बता दूं, कोई जीन हमें रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का कोई एंजाइम बना रहा है, तो रेस्पिरेशन हम कंटिन्यूअसली करते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली करते हैं, उस जीन का प्रोडक्ट हमें कंटिन्यूअसली जरूरत है, और अगर हमें वो कंटिन्यूअसली जरूरत है तो इसका मतलब है दैट जीन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली फंक्शन करेगा, कंटिन्यूअसली फंक्शन करेगा, कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा और कंटिन्यूअसली फंक्शन करके कोई प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोटीन हमें कंटिन्यूअसली जरूरत है। सेकंड एग्जांपल, एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है। तो अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अंदर जो प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसमें जो एंजाइम्स लगते हैं, वो एंजाइम्स कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। वो किसका प्रोडक्ट है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का प्रोडक्ट है, विच फंक्शन ऑल द टाइम, विच गिव्स प्रोडक्ट ऑल द टाइम। रेगुलेटेड जीन्स जो है, रेगुलेटेड जीन्स वो जीन्स होते हैं विच फंक्शन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, according to environmental conditions, environmental conditions, उनको बोलते हैं रेगुलेटेड जीन्स। जब जरूरत होगी हमें तो उस टाइम वो बनेगा, जब जरूरत नहीं होगा तो वहां पे नहीं बनेगा। अभी हम रेगुलेटेड जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को वहां लैकोप्रान में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटेड जीन
वो जीन है जो अपना प्रोडक्ट देगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल का, अकॉर्डिंग टू नीड। एक इंसान की नीड अगर होगी तो वो जीन प्रोडक्ट बनाएगा, अगर नीड नहीं होगी वो जीन साइलेंट रहता है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो अपनी फंक्शन नहीं कराता है, वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाता है। दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड जीन्स, उनको बोलते हैं रेगुलेटेड जीन्स। और लैब ओपरान जो है, लैब ओपरान, उस लैब ओपरान में हमें दोनों किस्म के जीन मिलते हैं, रेगुलेटेड जीन्स भी और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो इकोले है, इकोले, इसका प्रेफर्ड फूड जो है, प्रेफर्ड फूड, वो इसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, प्रेफर्ड फूड ग्लूकोज। अब अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो किसी और पे चारा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर से निकलते हैं, खाना नहीं खाया है, तो हमें किसी और पे अपना गुजारा करना है, हम क्या करते हैं, हम किसी कैफे में जाते हैं, वहां पे बर्गर खाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें खाना खाना चाहिए, हमारा प्रेफर्ड फूड खाना था, लेकिन नहीं मिला तो हमें किसी और पे गुजारा करना पड़ता है, इसलिए हम कोई और गुजा लेते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज इकोले का प्रेफर्ड फूड है, अगर ग्लूकोज अब नहीं मिलेगा तो किसी और पे गुजारा करना पड़ता है। तो अभी किस पे गुजारा करता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी इकोले को किसी मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, किसी मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, और उस मीडियम में लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, उस मीडियम में लैक्टोज है, तो वहां पर लैब ओपरन फंक्शन करेगा और ये इकोले इस लैक्टोज को अंदर लेगा। अंदर लेने के बाद हमें पता है कि लैक्टोज एक डाइसैकराइड है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड है। इसमें दो यूनिट्स है, तो एक यूनिट है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसके दो यूनिट्स हैं। तो ये इकोले क्या करेगी? इकोले लैक्टोज को अंदर लेगी, अंदर लेने के बाद उसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगी और ग्लूकोज को लेकर वहां पे उसके एनर्जी हासिल करेगी और जिंदा रहेगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब अगर दोनों प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी, ये क्वेश्चन बनेगा आपके नीट एग्जाम में, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो बोलो इकोले क्या लेगा? इकोले सिंपली ग्लूकोज लेगा। उसको क्या जरूरत है लैक्टोज लेने की, अंदर से ओपरान को एक्टिवेट करने की, अंदर से वहां पे उसको ब्रेक डाउन करने की, और वहां पे फिर से ग्लूकोज निकलेगा। तो बेटर ये है कि वो बाहर से ग्लूकोज ही अंदर लेगी। जब वो बाहर से ग्लूकोज को अंदर लेगा इकोले, तो उसी को यूटिलाइज करेगा। अब अगर ग्लूकोज नहीं होगा, ओनली लैक्टोज होगा, तब वो लैक्टोज लेगी, ठीक है। नाउ अब हम लैक ओपरान के स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि लैक ओपरान कैसे फंक्शन करता है। सपोज ये इकोले का जेनेटिक मटेरियल है, इकोले का जेनेटिक मटेरियल है, और यहां से यहां तक इसका लैक ओपरान प्रेजेंट है, लैक ओपरान प्रेजेंट है। अब मैं इस लैक ओपरान को बाहर निकालूंगा, उसको यहां पर ड्रा कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इस लैक ओपरान को यहां पे ड्रा करता हूं तो इसमें मुझे मिलते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स मिलते हैं। वन इज Z, Y एंड A। दीज 3 आर स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। Z, Y एंड A, दीज आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। शाबाश। इसके बाद ओपरान में क्या होता है? ऑपरेटर होता है, इसके बाद प्रमोटर होता है, इसके बाद रेगुलेटर होता है, इसके बाद प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरान। इसको हम रेगुलेटर जीन को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके बाद ऑपरेटर आता है,
इसके बाद प्रमोटर आता है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है ये लैक ओपरान कंस्टिट्यूट करता है। दिस रेगुलेटर जीन जो है ये ओपरान का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे कि अब ये लैक ओपरान कैसे फंक्शन करता है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपना प्रोडक्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। These give their products in the form of polypeptide chain, ठीक है। इस प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता है, यहां से सफर करता है, यहां से अपना यात्रा शुरू करता है, यहां से अपनी जर्नी शुरू करता है। जब जर्नी शुरू करता है वहां पर एमआरएनए देता है, और एमआरएनए देने के बाद उस एमआरएनए को ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसलेशन के बाद वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन आती है। और अगर हम यहां पर देखेंगे, ये वाला जो है प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर, इस पे भी आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होता है, और यहां से यहां अपनी यात्रा शुरू करता है, और यहां से एमआरएनए देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां पर एमआरएनए आ गया, ये एमआरएनए अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और ये कोई प्रोटीन देगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। इस ऑपरेटर की फंक्शन मैंने अभी मेंशन नहीं की, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। But we will see what products are given by these three structural genes. ये structural genes ने कौन कौन से 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं। Z gene, it gives beta galactosidase, beta galactosidase। Z जीन क्या देता है? ये एक एंजाइम देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये Y जीन क्या देता है? Y जीन ये देता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमेस। और ये क्या देता है? इट गिव्स, A जीन गिव्स थायो गैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टाइलेज। याद रखना, ये एक बार आपके नीट एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया है बेटा। Z जीन देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Z जीन देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y जीन देता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमेस, इसका दूसरा नाम है M प्रोटीन। और A जीन देता है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टाइलेज। ये तीनों आपको याद करने हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। Z जीन देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Y जीन देता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमेस और M प्रोटीन, एंड A जीन देता है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टाइलेज। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या काम करता है, ये 2 काम करता है, 2 फंक्शंस, 2 काम करता है। नंबर 1, ये क्या करता है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नंबर 1। नंबर 2, ये करता है लैक्टोज को चेंज इनटू इट्स आइसोमर दैट इज नोन एज एलोलैक्टोज। अभी मैं आपको बता दूंगा ये फंक्शन क्यों होती है। देखो, ये वाली फंक्शन क्यों होती है, क्योंकि लैक्टोज ये एक डाइसैकराइड है, अंदर इसको ये यूटिलाइज नहीं कर सकता है फॉर द एनर्जी पर्पस, इसलिए इसको पहले कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, बाद में ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करता है। दिस इज 1। नंबर 2 इज लैक्टोज
लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू आइसोमर नोन एज एलोलैक्टोज। ये एक इसका आइसोमर है, लैक्टोज का आइसोमर है एलोलैक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइड परमेस एम प्रोटीन, सिंपली इसका फंक्शन है इट इंक्रीजेस permeability of plasma membrane for lactose। लैक्टोज को बाहर मीडियम से अंदर लेना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको पास करना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करने के लिए यहां पर क्या होता है, ये एम प्रोटीन या बीटा गैलेक्टोसाइड परमेस जो है ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर लैक्टोज। लैक्टोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज नहीं मतलब कि ये लैक्टोज को एंट्री करा देता है अंदर, ठीक है। तो यहां पर थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टलेज जो है इसका कोई फंक्शन ओपरान में नहीं है, लैक ओपरान में नहीं है। ये सिंपली एक फंक्शन करता है, ये एस्टाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो वैसे यहां पर इसका कोई अननोन फंक्शन है रिगार्डिंग लैक ओपरान। तो यहां पर इन दो जीन्स पे, दो स्ट्रक्चरल जीन्स पे आपको फोकस करना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड बीटा ग्लाइकोसाइड परमेस, इन दो पे कंसंट्रेट करना है। इनकी क्या फंक्शन है, इसकी फंक्शन है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और यहां पर लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स आइसोमर नोन एज एलोलैक्टोज। और ये जो ये बीटा ग्लाइकोसाइड परमेस एम प्रोटीन है ये परमेबिलिटी इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर लैक्टोज, ठीक है। अब हम यहां पर जाएंगे, इस ऑपरेटर का फंक्शन मैंने अभी नहीं बता दिया, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी इसका टाइम आ गया, इसकी फंक्शन मैं बता दूंगा और रेगुलेटर जीन की फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। सी हियर, रेगुलेटर जीन एमआरएनए बनाता है। इसके बाद ये एमआरएनए अंडरगोज ट्रांसलेशन, ये मोनोमर्स बनाता है और हर किसी मोनोमर में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, हर किसी मोनोमर में 360 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एमआरएनए के पास प्रमोटर होता है, अपना प्रमोटर होता है। जब अपना प्रमोटर होता है तो इसके बाद यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होता है, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है, एमआरएनए को ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन के बाद वहां पर प्रोटीन्स बनते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर होते हैं, और यहां पर 4 मोनोमर ज्वाइन होते हैं तो वो बना देते हैं टेट्रामर, ठीक है। ये टेट्रामर जो है इट इज एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है टेट्रामर, ये एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये टेट्रामर क्या करता है, पहले मैं इस टेट्रामर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। ये टेट्रामर जो है इट इज नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन, इसको बोला गया है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, इसको रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ये प्रोटीन जो है ये एक एलोस्टीरिक प्रोटीन है, एलोस्टीरिक आपको पता है, एलोस्टीरिक प्रोटीन हम उस प्रोटीन को बोलते हैं जिसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। नंबर 1 यहां पर मैं लिखूंगा, नंबर 1 बाइंडिंग साइट, नंबर 2 बाइंडिंग साइट। अब अगर हम देखेंगे इसकी ये 2 बाइंडिंग साइट्स जो है, इस नंबर 1 बाइंडिंग साइट के साथ, एक बाइंडिंग साइट के साथ ये यहां पर ऑपरेटर के साथ ज्वाइन होता है, और दूसरी बाइंडिंग साइट पर इसको एलोलैक्टोस अभी मैंने बता दिया था, वहां पर लैक्टोज को चेंज करता है एलोलैक्टोस में,
लैक्टोज यहां पर बाइंड नहीं हो सकता है, खाली एलोलैक्टोज बाइंड हो सकता है। इसलिए यहां पर वो जो जीन था, जड़ जीन, वो क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वो कन्वर्ट करता था लैक्टोज को एलोलैक्टोज में, और एलोलैक्टोज यहां पर इस टेट्रामर के साथ बाइंड होता है। मगर याद रखना, इसकी एक ही बाइंडिंग साइट एक टाइम में फिल होगी, दोनों नहीं होगी। आप बोलोगे ये यहां पर ऑपरेटर के साथ बाइंड भी होगा और नीचे से उसको दूसरी साइड पर एलोलैक्टोज भी ज्वाइन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एलोलैक्टोज ज्वाइन होता है वो उसको डिफॉर्म करता है, ये इसके साथ ज्वाइन नहीं होता है। जब ये इसके साथ ज्वाइन होता है तो एलोलैक्टोज उसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है। अगर एलोलैक्टोज ज्वाइन हो गया तो वहां से वो यहां पर ऑपरेटर के पास होता है, वहां से वो छूट जाता है, ऑपरेटर पे वो नहीं रहता है। ठीक है, समझ आ गया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी दोनों बाइंडिंग साइट्स एक साथ फिल नहीं होगी, एक साथ ऑक्यूपाई नहीं होगी। मतलब कि अगर एक बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई है, दूसरी बाइंडिंग साइट एम्प्टी होगी, दूसरी बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई है, पहली वाली बाइंडिंग साइट क्या होगी, वो ऑक्यूपाई होगी। ठीक है ना? अब अगर हम देखेंगे तो इस वाले के साथ एलोलैक्टोज और इस साइड के साथ ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होती है। नाउ अब हम मेन चीज पे जाएंगे। अब हमने ये सारा कुछ देख लिया, अब हम एक मेन चीज पे जाएंगे। देखो बेटे, सी हियर, मैं फिर से ये ड्रा कर रहा हूं, ठीक है? Z, Y, A, O, P, R and PR. Okay, now see here. अगर मीडियम में, if medium contains only lactose, अब अगर मीडियम में खाली लैक्टोज है, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो ये वाला ओपरॉन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस टाइम इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। अगर लैक्टोज होगा, ये वाला ओपरॉन एक्टिव होगा, तो हम उसको लैक्टोज बोलते हैं, सॉरी, उसको पॉजिटिव कंट्रोल बोलते हैं। अब अगर ग्लूकोज होगा, मीडियम में ग्लूकोज होगा, आराम से ग्लूकोज अंदर लेता है, ये वाला ओपरॉन स्विच्ड ऑफ है, तो लैक्टोज होगा, तो ये क्या होगा, स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो पॉजिटिव कंट्रोल। यहां पर लैक्टोज की वजह से ऑपरॉन ऑन हो गया, तो हम इस लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर। इसीलिए लैक ओपरॉन को बोला गया है इंड्यूसिबल ओपरॉन। बोला गया है, क्यों? क्योंकि लैक्टोज ने उसको इंड्यूस कर दिया, और इसीलिए इसको इंड्यूसिबल ओपरॉन बोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रोसेस को, जिसमें इसको इंड्यूस किया गया है, जिसमें इसको स्विच्ड ऑन किया जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को बोलते हैं इंडक्शन फिनोमेनन को बोलते हैं इंडक्शन। नंबर नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी, अगर मीडियम में, इफ मीडियम में कंटेन ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज होगा, अगर मीडियम में ग्लूकोज होगा, तो ये क्या रहेगा, स्विच्ड ऑफ
तो क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव कंट्रोल। तो यहां पर हम नेगेटिव कंट्रोल बोलते हैं। याद रखना लैक्टोज एक्ट करता है इंड्यूसर। लैक ऑपरांड को बोला गया है इंड्यूसिबल ऑपरांड क्योंकि ये इंड्यूस किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब अगर मीडियम में ग्लूकोज होगा तो ये लैक ऑपरांड स्विच ऑफ होगा, तो हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है। नाउ अब मीडियम में लैक्टोज है। ठीक है, मीडियम में लैक्टोज है, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होगा, यहां से एमआरएनए बनेगा, यहां से टेट्रामर बनेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं कौन सा प्रोटीन बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहां से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और रिप्रेसर प्रोटीन। देखो बेटा याद रखना यहां पर ये बात कि ये वाला सेगमेंट हमेशा काम करता है, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। शाबाश, रिप्रेसर प्रोटीन जो हमेशा बनेगा, 24 आवर्स बनेगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूजीनस। कॉन्स्टिट्यूजीनस बोलते हैं जो हमेशा बनेगा। तो ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूजीनस बोलते हैं। इस वाले जीन को हम कॉन्स्टिट्यूजीन बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा हमेशा बनाता है। और अगर हम ये Z, Y और A ये तभी एक्टिवेट हो जाएंगे जब मीडियम में लैक्टोज होगा। जब मीडियम में ग्लूकोज होगा तो ये एक्टिव नहीं हो जाते। ठीक है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर ज्वाइन कर देगा। देखो बेटा, ये टेट्रामर जो है, टेट्रामर, इसकी 2 साइट्स है। अब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, पहले मैं यही आपको बता दूं, लैक्टोज नहीं है। ठीक है, मीडियम में लैक्टोज नहीं है। ये टेट्रामर आकर ज्वाइन हो जाएगा यहां पर ऑपरेटर के साथ। तो आप मुझे बोलो बेटा, क्या ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। क्या यहां पर प्रोडक्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है। तो ओपरान क्या है? स्विच ऑफ है, स्विच ऑन। तो ये ओपरान स्विच ऑफ है। ठीक है, नाउ सेकंड सिनेरियो, अब लैक्टोज प्रेजेंट है। अब यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इज प्रेजेंट, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? देखो बेटे, लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम में है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये लैक्टोज अंदर आ जाएगा। मैं आपको अभी भी बोलूंगा ये अंदर कैसे जाएगा, थोड़ा बहुत वहां पे आपको एक क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब मान लीजिए लैक्टोज बाहर मीडियम में है, लैक्टोज अंदर चला गया। अंदर चलने के बाद यहां पर प्रोडक्ट्स आ गए। अब मुझे बोलो बेटा, क्या अब अगर लैक्टोज यहां पर ज्वाइन होगा, सॉरी एलो लैक्टोज यहां पर ज्वाइन होगा, एलो लैक्टोज, क्या ये यहां पर बाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने अभी आपको बोला कि अगर इसकी एक साइट ऑक्यूपाई होगी, एक साइट ऑक्यूपाई होगी, तो अगर इसकी एक साइट ऑक्यूपाई होगी एलो लैक्टोज से, तो यहां पर ऑपरेटर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है। जब ऑपरेटर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है तो आराम से लैक ऑपरान यहां जाएगा, यहां से प्रोडक्ट आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए। Z से मैं अगेन आपको यहां पे बता दूंगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से M प्रोटीन और परमेस, M प्रोटीन और परमेस, और यहां पर थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टाइलेस आ जाएगा, जो हमें यहां पे जरूरत नहीं है। इन दो पे हम फोकस करेंगे। तो ये दो प्रोटीन आएंगे, अपने फंक्शन करेंगे। जब अपनी फंक्शन करेंगे तो इसको आपको पता ही है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये वाइजीन जो है ये परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, लैक्टोज अंदर चला जाता है।
अब आपके जहन में यह क्वेश्चन होगा कि इनिशियली अगर सेल के अंदर यह ओपरान है, वहां पर ग्लूकोज ये ले रही थी, अभी तक इक्वल ग्लूकोज ले रही थी। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको यहां से ये क्वेश्चन बताता हूं। इक्वल मीडियम से ग्लूकोज लेती थी, अब अचानक ग्लूकोज खत्म हो गया तो लैक्टोज आ गया। लैक्टोज यहां पर इसकी कंसंट्रेशन 0, इसकी कंसंट्रेशन 0, तो अगर इस परमेस की कंसंट्रेशन 0, तो मुझे बोलो पहला लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर कैसे जाएगा? कॉमन सेंस है, क्योंकि यहां पर परमेस नहीं है जो लैक्टोज को अंदर एलो करेगा। अगर यहां पर परमेस नहीं है तो पहला वाला मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बेटा, ये टेट्रामर है, ये टेट्रामर इस ऑपरेटर के साथ बाइंड करके परमानेंटली वहां पर नहीं रहता है। ये बाइंड होकर वापस आता है, बाइंड होकर वापस आता है ड्यूरिंग द फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द फ्रैक्शंस ऑफ द टाइम यहां पर आरएनए पॉलीमरेज इसको क्रॉस करता है, यहां पर ये बनाता है, एंड इट हैज बीन सीन दैट अप्रॉक्सिमेटली three molecules of each are present in the cell every time. 3 molecules of beta galactosidase, 3 molecules of M protein or permase are already present in the cytoplasm of E. coli. Already. कैसे? ये रिप्रेसर प्रोटीन आ गया, यहां पर ज्वाइन कर गया, वापस आ गया, यहां पर ज्वाइन कर गया, तो दूसरा आ गया, यहां पर ज्वाइन कर गया। जो पहला वाला ज्वाइन करके वापस आ गया, दूसरा वाला आके वहां पर बाइंड हो गया, उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स इस पहले वाले लैक्टोज मॉलिक्यूल को अंदर करते हैं। जब अंदर हो गया लैक्टोज मॉलिक्यूल, तो वहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो वहां पर उसके बाद million number of these enzymes are produced and lactose metabolism starts there. ये पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर लेना कि यहां पर कि पहला लैक्टोज मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएगा। अगर अंदर ये स्विचड ऑफ है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नहीं है, परमेस नहीं है, तो पहला लैक्टोज मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन, पहला रिप्रेसर प्रोटीन ज्वाइन कर गया, वापस आ गया, बाद में फिर से ज्वाइन कर गए। ये जो बीच में ये टाइम गैप, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम है, उस समय कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर बनते हैं और वो मॉलिक्यूल्स पहले वाले मॉलिक्यूल को एंटर करते हैं, इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज ऑल अबाउट द लैकोप्रान कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा, जब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बोल दूंगा, यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है यहां पर, तो यहां पर एक सिंगल एमआरएनए बनता है, याद रखना, और इस सिंगल एमआरएनए से यहां पर जब ट्रांसलेशन होती है, तो यहां पर बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, एक एंजाइम, यहां पर परमेस, और यहां पर ट्रांस एस्टाइलेस। मैं शॉर्ट में लिखता हूं ट्रांस एस्टाइलेस, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। तो आप यहां पर देखो बेटा, एक एमआरएनए 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और इसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, क्योंकि इसके पास भी स्ट्रैंडल गार्नो सीक्वेंस है, जो हम ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं। इसके पास भी स्ट्रैंडल गार्नो सीक्वेंस है, इसके पास भी स्ट्रैंडल गार्नो सीक्वेंस है। तो ये तीनों एक सिंगल एमआरएनए से ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, वहां पर मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है। क्या होता है? मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। यहां पर प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है। सो इन दिस वे लैकोप्रान अपनी फंक्शन करता है। ठीक है, सिंपल सी मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा,
लैक्टोज यहां पर ज्वाइन होगा तो ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है। यहां से आरएनए पॉलीमरेज जाकर यहां पर एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब अगर ग्लूकोज बाहर प्रेजेंट होगा, लैक्टोज अंदर नहीं होगा, तो ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ ज्वाइन होगा, ये एमआरएनए यहां पर क्रॉस नहीं करेगा, यहां पर ये फिनोमेनन नहीं हो जाएगा। बस इतना याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में। अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा, लैक्टोज इसके साथ बाइंड होगा, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर बाइंड नहीं हो सकता है। इसके लिए रास्ता है, इसके लिए पाथ है, ये अपना प्रोसेस करेगा। यहां से आएगा ये वाला, यहां से एमआरएनए आएगा, यहां से पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी। अब अगर लैक्टोज बाहर प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर ज्वाइन करेगा, ये अपना पाथ यहां पर, ये उसको ब्लॉकेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर अपनी फंक्शन नहीं कर सकता है, यहां से ये नहीं आएगा। जब ये एमआरएनए नहीं आएगा तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं आएगी, तो उस टाइम पर लैकोप्रान स्विच ऑफ होगा। ये वाला हमेशा बनता है, हमेशा बनता है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द लैकोप्रान। इसमें आपको एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। ग्लूकोज इफेक्ट, ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट। देखो बेटा, ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है। अगेन आई विल ड्रा द, शाबाश, दिस इज ए वाई Z, this is O, this is P, this is R, this is PR. Okay, these three are structural genes. Again, this is promoter, this is operator, this is regulator, this is promoter of regulator. Okay, now glucose effect क्या है? Glucose effect ये है कि ये जो ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर, ये प्रमोटर का हाफ पोर्शन यहां इट इज अप्रोक्सीमेटली 38 बेस पेयर, यहां से यहां तक 38 बेस पेयर, और यहां से यहां तक 47 बेस पेयर, टोटल इट इज 85 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज इस वाले रीजन में ज्वाइन होता है, ये वाला रीजन 38 बेस पेयर वाला ऐसा ही रह गया। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सेल में होता है नोन एज कैप कॉम्प्लेक्स। कैप का मतलब है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। और कैप का आपको पता ही है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये कहां से बनता है, एटीपी से बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये कैप है, ये इसका कैप है, ओके। ग्लूकोज और इस कैप के बारे में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कैप की कंसंट्रेशन कम है। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मीडियम में कम है तो कैप की कंसंट्रेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ज्यादा होगी। मतलब अगर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा तो कैप कम होगा, अगर ग्लूकोज कम होगा तो कैप ज्यादा होगा। क्योंकि जब एटीपी से कैप बनता है, इसके लिए जो एंजाइम लगता है, उसको ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकता है, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो फंक्शन कर सकता है और वहां से कैप बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ग्लूकोज कम होगा, कैप बन गया। कैप तो हमेशा प्रेजेंट ही होता है साइटोप्लाज्म में, कैप हमेशा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और अगर कैप और कैप आ गया तो यहां पर ये कैप और कैप ज्वाइन कर गए,
ये क्या करते हैं? This increases the efficiency of RNA polymerase to join with the promoter region. ये कैप कॉम्प्लेक्स इसकी आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है कि वो यहां पे ज्वाइन हो जाए। जब आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, वो कब हो जाएगी अब बेटा? जब कैंप ज्यादा होगा। कैंप कब ज्यादा होगा? जब ग्लूकोज कम होगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्लूकोज इफेक्ट। ये आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, ये हायर बुक्स में थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, कभी कभी आता है, कभी नीट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ये आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारे नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट का क्वेश्चन कैसे? मैंने आपको पहला बोला कि लैकोप्रान में इंड्यूसर कौन है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। लैकोप्रान का इंड्यूसर लैक्टोज। ठीक है, लैकोप्रान को कौन सा ओप्रान माना जाता है? इंड्यूसिबल ओप्रान। लैकोप्रान में जो स्ट्रक्चरल जीनस है वो कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, वहां पर क्वेश्चन आ सकता है। और वहां पर उन पॉलीपेप्टाइड चेन, उन एंजाइम्स की फंक्शन क्या है, तो ये आ सकता है। और रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में आ सकता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्रामर है, हर कोई मोनोमर इसमें 360 अमीनो एसिड का बना होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम इन नेक्स्ट लेक्चर में उनको फ्रेम करके दूंगा। तो मैं आपको फ्रेम करके दूंगा वो क्वेश्चंस, और आप आसानी से कर सकते हो, ताकि लैकोप्रान पे जो भी क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में आ जाएगा वो आपको छूटे ना बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू सो मच।